बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। शाबाश। वॉइस और बोर्ड क्लियर है? हाँ, तो चलिए बच्चे, आज हमें अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या है? शाबाश। अलीगढ़ तहरीक का दूसरा नाम कोई बता सकता है? बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। शाबाश। सरसई तहरीक, वेरी गुड। तो बताइए मुझे बच्चे, ये सरसई तहरीक यानी कि अलीगढ़ तहरीक, आप मुझे बताइए तहरीक और दबिस्तान में क्या फर्क है? दबिस्तान को हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैंने शायद एक दिन दफा बोला भी था दबिस्तान और तहरीक में क्या फर्क है। दबिस्तानों को हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो दबिस्तान दिल्ली हो, दबिस्तान लखनऊ हो। तो आप को मैंने वहां पर बताया था दबिस्तान से क्या मुराद है। और आप मुझे यहाँ पर बताइए तहरीक और दबिस्तान में क्या फर्क है? शाबाश। अस्सलाम बच्चे, हिना आप सब ठीक है? हरीबा, वेरी गुड। तहरीक में हरकत करना यानी कि मूवमेंट बच्चे, ठीक है, मूवमेंट, वेरी गुड। इसको हम हरकत बोलते हैं। शाबाश। वेरी गुड, और बताइए। तहरीक जो है वो बामकसद रुझान होता है। क्या होता है? उसके पीछे कोई मकसद होता है। तहरीक जो है इसके पीछे क्या होता है? एक मकसद होता है, बामकसद रुझान होता है ये तहरीक, जिसके लिए क्या होता है? बाकायदा जदोजहद की जाती है। तहरीक के लिए बाकायदा जो है जदोजहद की जाती है। ठीक है, और बताइए। शाबाश। आम बच्चे दबिस्तान में एक जैसी सोच रखने वाले होते हैं। और वो जो है दबिस्तान जो है दबिस्तान जो है, जब हम बात करते हैं तहरीक का इलाका जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है? मखसूस होता है, महदूद होता है। और जब हम तहरीक की बात करते हैं इसका इलाका वसी होता है। और तहरीक जो है, जैसे कि अभी हिना ने बताया, एक मोमेंट होती है, एक बाकायदा रुझान होता है, जिसके पीछे एक मकसद होता है। तो बताइए मुझे सर से, जो अलीगढ़ तहरीक है इसके पीछे पीछे क्या मकसद था? शाबाश। अलीगढ़ तहरीक के पीछे क्या मकसद था? मेन मेन क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में। अगर आपके क्वेश्चन आएंगे भी तो आपको पूछे जाएंगे साइंटिफिक तनकीद के जो है, सॉरी, सोसाइटी के हवाले से, या जो है जो गाजीपुर में जो थी वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मेन मेन चीजें हैं जो सर सैयद अहमद खान ने जो उनका कारनामा था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वहां पर लफ्जी माने नहीं बताना होगा अलीगढ़ तहरीक के हवाले से, बस आपको पता होना चाहिए मकसद क्या था इसका। वेरी गुड, मुसलमानों को बेदार करना ये मकसद था। और सभी लोग जवाब दीजिए। अगर मैंने बताया तहरीक जो है बामकसद रुझान होता है, इसके लिए बाकायदा जदोजहद की जाती है, एक मकसद होता है इस तहरीक के पीछे, इस मूवमेंट के पीछे। और बताइए मुझे सर से, तहरीक जो है यानी कि अलीगढ़ तहरीक जो है इसके पीछे क्या मकसद था? शाबाश, मुसलमानों को बेदार करना। और सभी लोग बताइए, जवाब दीजिए इसका। मुसलमानों के लिए इल्म देना, उर्दू के साथ अंग्रेजी की इल्म देना, वेरी गुड। तो चलिए,
تو آج ہم علی گڑھ تحریک کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا دوسرا نام سر سید تحریک بھی ہے۔ تو علی گڑھ تحریک جو ہے، اس کو قائم کرنے والے کون تھے؟ سر سید احمد خان تھے۔ اس تحریک کو قائم کرنے والے کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ بتائیے مجھے سر سید احمد خان کی پیدائش اور وفات بتائیے، شاباش جلدی سے۔ پیدائش اور وفات بتائیے، شاباش۔ ویری گڈ۔ ہاں، 1817 میں جو ہے سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے۔ 1898 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو کئی دفعہ ان کی پیدائش وفات پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، تو کہیں کہیں کبھی کبھی جو ہے سر سید احمد خان بھی ان کا بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ تحریک جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ تحریک، اس کو قائم کرنے والے سر سید احمد خان تھے، اور یہ اس تحریک کے بانی بھی تھے۔ علی گڑھ تحریک، آپ کو ایگزام میں کوشچن بن سکتا ہے، علی گڑھ تحریک کا بانی کون تھا؟ تو اس کا بانی جو تھا سر سید احمد خان تھا۔ سر سید احمد خان جو ہے علی گڑھ تحریک کو قائم کرنے والے تھے اور اس کے بانی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ تحریک کے حوالے سے، تو سر سید جو تھے، سر سید احمد خان کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو آپ سبھی نے اس کی پیدائش بتائی، اس کی جو وفات ہے، جس کو نہیں پتا ہے وہ لکھ لیں گے۔ سر سید جو ہے، یعنی کہ سر سید احمد خان کی مسلسل کوششوں اور بے مثال قربانی سے جو ہے یہ تحریک وجود میں آئی ہے۔ جو مسلسل کوششیں کی تھی سر سید احمد خان نے، اور جو بے مثال قربانی دی تھی، جو بے مثال قربانی دی تھی کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔ تو اسی بنا پر جو یہ وجود میں تحریک آئی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ علی گڑھ تحریک، ٹھیک ہے، جس کا کیا نام ہے؟ علی گڑھ تحریک، جس کا نام ہے۔ تو جب ہم اس تحریک کی بات کرتے ہیں، اس تحریک نے مسلمان قوم کو کیا کیا تھا؟ تباہی کے گڑھے سے نکالا، اور اس جو ہے اس کو کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے جو ہے ممکن ہو پایا؟ سر سید احمد خان کی وجہ سے، کیونکہ سر سید احمد خان جو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کیا، تب جا کے یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، ان کا جو کھویا ہوا وقار تھا اس کو بحال کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نے بہت بار علی گڑھ تحریک کو پڑھا ہوگا، تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، تو ڈیپلی اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے، علی گڑھ تحریک کے بارے میں، یہ تحریک جو ہے کیوں وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو مقصد کیا تھا اس کا پیچھے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بولا ہے، اس تحریک نے مسلمان قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا، اور علی گڑھ تحریک جو ہے اس کا یہی مقصد تھا، مسلمان قوم جو تباہ ہو چکی تھی، برباد جو ہو چکی تھی، اس کو تباہی کے گڑھے سے نکالا، اور اس کو کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ تو یہ سر سید احمد خان کی وجہ سے ممکن ہو پایا۔ سمجھ میں آیا؟ شاباش، بتائیے مجھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، جیسے کہ ہم نے ترقی پسند تحریک کو پڑھا، تو آج ہم علی گڑھ تحریک کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ڈفرینس کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں، ترقی پسند تحریک میں کیا فرق ہے، اور علی گڑھ تحریک میں کیا فرق ہے، جو آپس میں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ تحریک کی، تو علی گڑھ تحریک کی جو ہے وجود میں آنے کے اسباب کیا تھے؟ یہ تحریک کیوں وجود میں آئی؟ تو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی، یعنی کہ 1857، 1857 عیسوی، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامیابی کے بعد مسلمان قوم جو تھی، سب سے زیادہ انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنی تھی، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان لوگ تھے وہ کیا بنے تھے؟ انگریزوں کے ظلم کا جو ہے وہ نشانہ بنے تھے۔ کب؟ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی، یعنی کہ 1857 عیسوی کی ناکامی میں جو ہے، کامیابی کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں، مسلمان جو تھے، مسلمانوں کا جو قوم تھا، سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنا تھا۔ یہ ادب برائے ادب ہے فہم۔ اور ترقی پسند تحریک کیا ہے؟ ترقی پسند تحریک کیا ہے؟ ادب برائے ادب ہے، ادب برائے زندگی ہے۔ شاباش۔ تو ترقی پسند تحریک ادب برائے زندگی ہے۔ سبھی لوگ جواب دیجئے مجھے۔
शाबाश, जवाब दीजिए सभी लोग। सहीना सही बता रही है कि सीना का गलत है? शाबाश, बताइए। क्या अदब भरा समाज है बच्चे? अलीगढ़ तहरीक? सभी लोग जवाब दीजिए। हाँ, जब हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं, तरक्की पसंद तहरीक जो है, अदब बराए जिंदगी की बात उसमें हो रही है। उसमें अदब बराए जिंदगी की बात हो रही है। शाबाश। वेरी गुड अदनान। सभी लोग मुझे जवाब दीजिए। तो जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी यानी कि 1857 1857 ईस्वी की नाकामयाबी के बाद जब मुसलमान कौम सबसे ज्यादा अंग्रेजों के जुल्म का निशाना बना था, तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह तालीम और सियासत से दूरी है। जो मुसलमान तालीम से दूर है और जो ये सियासत से दूर है, तो यही इसकी वजह है। ठीक है? तो ये जुल्म सह रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि तालीम से दूरी और सियासत से दूरी। हाँ, तो वेरी गुड बच्चे, अदनान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर सैयद तहरीक जो है, सर सैयद ने तहरीक मुसलमानों के लिए चलाई थी, तो बिल्कुल सही है। उनको जुल्म से दूर जो है, उनको जुल्म से जो है बचाने के लिए उन्होंने तहरीक चलाई थी। इसको अदब बराए अदब नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि रोमानवी तहरीक इसकी जिद है, अलीगढ़ तहरीक की जिद है, बिल्कुल। और उसका मकसद अदब बराए अदब था। हाँ, तो जब हम बात करते हैं रोमानवी तहरीक की, उसका क्या मकसद था? अदब बराए अदब था, तो ये इसकी जिद है, बिल्कुल, वेरी गुड। तरक्की पसंद तहरीक अदब बराए जिंदगी है, वेरी गुड। हल्के अरबाब ज़ौक़ अदब बराए अदब है। हाँ, वॉइस क्लियर है ना? शाबाश। जो हम रोमानवी तहरीक की बात करते हैं वो अदब बराए अदब है, वहाँ पर अदब की बात हो रही है, अदब की का जिक्र हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं हल्के अरबाब ज़ौक़ की, वो अदब बराए अदब है, ठीक है। जब हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं तो उसमें अदब बराए जिंदगी की बात होती है, ठीक है। तो जब हम अलीगढ़ तहरीक की बात होती है, यहाँ पर पूरे समाज की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है अदब बराए जिंदगी की बात नहीं होती, यहाँ पर पूरे समाज की बात होती है। हाँ, तो जब सर सैयद ने महसूस किया कि इसकी बड़ी वजह क्या है, तालीम और सियासत से दूरी है। जो मुसलमान तालीम से दूर है, सियासत से दूर है, तो यही वजह है कि वो अंग्रेजों का जुल्म सह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदुस्तानियों और खासकर जब हम देखते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान की ज़हनी, अखलाकी और इक्तिसादी पसमानदगी को दूर करने के लिए जदीद उलूम जदीद उलूम की तालीम को आम किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यानी कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी जुबान और मगरबी उलूम के हुसूल पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था शाबाश? अंग्रेजी जुबान पर जोर दिया था और मगरबी उलूम। तो अंग्रेजी जुबान और मगरबी उलूम के हुसूल पर फिर जोर दिया गया ताकि जो मुसलमान लोग हैं
वो जुल्म से बचे। रोमानवी और हल्के अरबाब ज़ौक़ एक ही मकसद पर है। वेरी गुड। हाँ, बच्चे दोनों में अदब बराए अदब की ही बात हो रही है। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि अभी आपने अदनान ने बोला कि रोमानवी तहरीक जो है, वो अलीगढ़ तहरीक की ज़िद है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है? तो जो सरसद अहमद खान थे, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान और मग़रिबी उलूम के हुसूल पर क्या किया था? ज़ोर दिया था। ठीक है? तो इसीलिए जब हम बात करते हैं 1861 में, आप याद रखेंगे, 1861 में क्या हुआ था? मुरादाबाद और 1861 ईस्वी में मुरादाबाद और 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में अंग्रेज़ी स्कूल, 62 ईस्वी में, और जब हम बात करते हैं 1862 ईस्वी में एक साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया था। तो ये सारी तरक्की जो है, जब हम बात करते हैं, तो सरसद अहमद खान ने जो है मुसलमानों को जो है ज़ुल्म से जो है बचाने के लिए ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था, ताकि जो मुसलमान लोग हैं वो तरक्की याफ्ता बने और वो जो है ज़ुल्म से बचे। तो जब हम बात करते हैं मुसलमान जो थे, जो सरसद अहमद खान थे, उन्होंने क्या किया? 1861 ईस्वी में मुरादाबाद और 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। कभी-कभी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? आपको पता होना चाहिए सरसद अहमद खान ने। तो ये भी पूछा जाता है कब? इस जो है साइंटिफिक सोसाइटी को कब जो है अमल में लाया गया था? तो 1862 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या इसके बाद जब हम बात करते हैं 1877 की, तो ये हो गई 1862 की बात। जब 1877 की बात हम करते हैं, तो अलीगढ़ में एक जदीद तर्ज का कॉलेज कयाम किया गया। यही कॉलेज तरक्की करते-करते मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बन गया था। तो क्या बना था? पहले कॉलेज बना था, अलीगढ़ कॉलेज एक जदीद तर्ज का कॉलेज बन गया था, और तरक्की करते-करते ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कॉलेज बन गया था। तो जब हम बात करते हैं हुसूल मकसद के लिए सरसद अहमद खान और उनके साथियों ने क्या किया था? उनके साथियों की तमाम इस्लाही कोशिशों ने एक बाज़ाब्ता तहरीक की शक्ल इख्तियार की थी। तो इसी तहरीक को हम बोलते हैं अलीगढ़ तहरीक। तो अब हम बात करते हैं जो ये कॉलेज जब यूनिवर्सिटी की शक्ल में जो है ये कॉलेज जब यूनिवर्सिटी बनी थी, तो इसके लिए जो है सरसद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा जो मेहनत की थी, मशक्कत की थी, लेकिन जो है उनकी ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने एक सपना देखा था इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का। तो इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए जो है 20 लाख रुपयों का होना ज़रूरी था। 20 लाख रुपयों का होना ज़रूरी था। तो जब 20 लाख अगर जमा होते, तब सरसद अहमद खान की ज़िंदगी में की बात मैं कर रही हूँ, तो 20 लाख रुपयों के बगैर जो है हुकूमत यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए इजाज़त नहीं देती थी। जब तक 20 लाख रुपए ना होते, तब तक जो है हुकूमत यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए इजाज़त नहीं देती थी। तो क्या हुआ, जो सरसद अहमद खान जो थे, जब इनकी वफ़ात हुई 1898 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है, जो नवाब मोहसिन अल मुल्क थे, कौन? नवाब मोहसिन अल मुल्क जो थे, इन्होंने भी जी-जान लगाकर बहुत मेहनत की थी, बहुत मशक्कत की थी, ताकि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने के लिए। तो क्या किया था, नवाब मोहसिन मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ 8 लाख रुपए जमा हुए थे, जबकि कितने चाहिए थे? 20 लाख रुपए। तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ 8 लाख रुपए जमा हुए थे, ठीक है? तो फिर उनके बाद जब हम बात करते हैं मोहसिन मुल्क के बाद जब हम बात करते हैं आगा खान की, आगा खान की बात करते हैं, तो आगा खान ने बड़ी जो है जफ़ाकशी के साथ, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत के साथ उन्होंने 20 लाख इकट्ठे किए थे, 20 लाख इकट्ठे किए थे आगा खान ने। तो फिर ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1920 ईस्वी में। आप ये डेट याद रखेंगे। 1920 ईस्वी में हुकूमत से मंजूरी हासिल करके इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। समझ में आया? शाबाश!
यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये जब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बोला 1862 में एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई थी, ठीक है, गाज़ीपुर के अंदर। तो आप मुझे बताइए सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया था? क्या साइंटिफिक सोसाइटी कायम करने के बाद, इसकी बुनियाद डालने के बाद उन्होंने इंग्लिस्तान का सफ़र किया था या इससे पहले ही? बताइए मुझे। क्योंकि डेट आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। वेरी गुड 1869 में यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी कायम करने के बाद जो है वेरी गुड 1869 में सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। फिर वहाँ से लौटने के बाद जब हम बात करते हैं 1871 की, तो उन्होंने हिंदुस्तान वापस जो आए थे, ठीक है? 1869 में वो इंग्लिस्तान का सफ़र उन्होंने किया था। तो 2 साल बाद 1871 में हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने यानी कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में तालीम के आम करने के लिए, नए नस्ल की ज़हनी तरबियत के लिए 1875 में क्या किया था? 24 मई 1875 ईस्वी को अलीगढ़ में एक मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली थी। उस मदरसे का क्या नाम था? मदरसतुल उलूम। उसकी बुनियाद डाली थी कब? 1875 में। आपकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंग्लिस्तान कब वो गए थे, साइंटिफिक सोसाइटी का जो है की बुनियाद कब जो है कब डाली गई थी, तो कब वो जो है इंग्लिस्तान से वापस लौटे थे, तो उन्होंने फिर मदरसतुल उलूम जो है इसकी बुनियाद कब डाली थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये मदरसतुल उलूम जो है जिसकी बुनियाद डाली गई थी 1875 में, तो 1877 में क्या किया गया फिर? इस मदरसतुल उलूम को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल का दर्जा दिया गया था। 1875 में क्या किया गया था? अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली गई थी। तो 2 साल बाद 1877 में क्या किया गया? ये मदरसतुल उलूम जो है, इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल का दर्जा दिया गया था। समझ में आया? 1875 में मदरसतुल उलूम, 1877 में एमएओ कॉलेज तो नहीं रखी थी। 1838 सर सैयद अहमद खान के वालिद का इंतकाल, वेरी गुड। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1838 में हुआ था। मुंसफी का एग्ज़ाम पास किया था इन्होंने 1840 में, वेरी गुड। तो सर सैयद अहमद खान के हवाले से जो भी जो ये डेट्स है, ये सारे बहुत ही अहम हैं, ठीक है? इनको एक-एक करके आप याद रखेंगे। अल कवानीन किताब लिखी थी 1841 में, पंजाब का सफ़र किया था 1844 में, ठीक है? तोहफ़ा है हुस्न 1844, जो है सनादीद 1847, वेरी गुड। सिलसिलातुल मुल्क, वेरी गुड, शाबाश। असबाब बगावत हिंद 1858, वेरी गुड। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में कायम की थी 1864। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, वेरी गुड। लंदन का सफ़र किया था 1869 में, वेरी गुड। तहज़ीबुल इखलाक, बताइए मुझे तहज़ीबुल इखलाक कितनी बार जारी किया गया था और कितनी बार ये बंद हुआ था? शाबाश। तो पहली बार तो बता ही दिया है 1870 में, उसके बाद बताइए। वेरी गुड बच्चे, लेकिन बताइए मुझे पहली बार इसको कब, दूसरी बार और तीसरी बार, वेरी गुड। शाबाश। तो जो मकसद था इसका वो यही था कि अंग्रेज़ों से बचाने के लिए जो है, मुसलमान जो कौम है वो तरक्की करे। हाँ, 3 बार बंद हुआ था। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं।
हाँ बच्चे 3 बार इसको बंद किया गया था। 1876, 1780, 18 ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ना है। मैं आपको अक्सर बताती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी जाके आंसर देना है। तो कभी-कभी क्या होता है, पता होके भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो नहीं करना है। हाँ, तो जो अलीगढ़ तहरीक या सरसरी तहरीक जिसको हम कहते हैं, इसका जो मकसद था इस तहरीक का, वो कौम व मिल्लत की जो ज़हनी तौर पर इसको बेदार करना था। कौम को ज़हनी तौर पर इसको बेदार करना था और सियासी और माशी खुशहाली हासिल करना था। यही इसका मेन मकसद था। कौम को ज़हनी तौर पर बेदार करना और सियासी और माशी खुशहाली हासिल करना था। ये मेन मकसद था इस तहरीक का। बस डेट आप याद रखेंगे, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी-कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो वो डेट्स के हवाले से ही पूछा जाता है। फिर 1894 में दोबारा जारी किया गया। फिर 1897 में इंस्टीट्यूट गैज़ेट में कायम हुआ। वेरी गुड, शाबाश। जब आप सर सैयद अहमद तहरीक के हवाले से जब भी पढ़ेंगे, उनकी हालात-ए-ज़िंदगी, उनकी अदबी खिदमत, वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। जब इसकी इसकी अदबी खिदमत का हम जायज़ा वहाँ पे लेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, 1878 में पढ़ाई शुरू हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में कायम हुई थी। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो मदरसतुल उलूम जो कायम किया गया था 1875 में, और उसके बाद इसी को फिर दर्जा मोहम्मद जो मदरसतुल उलूम को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का दर्जा दिया गया था 1877 में। 78 में पढ़ाई शुरू हुई थी फिर वहाँ के अंदर। तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है बनी थी। वेरी गुड, शाबाश। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। बस में मेन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है, जैसे कि इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे। मदरसतुल उलूम हो, चाहे वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ठीक है? चाहे रिसालों के हवाले से इसमें बात हुई, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो अलीगढ़ तहरीक आपको जुमलों में पूछा जाएगा कि इसका मकसद क्या था, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? और जितना आप खुद से पढ़ेंगे इसको, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद रखनी है, जैसे कि अदनान ने तरतीब के साथ आपको बताया है यहाँ पे, आप नोट भी करेंगे इसको। 1838 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ था। फिर जो है इन्होंने जो है क्या मुंसिफी का एग्ज़ाम कब जो है पास किया था, फिर पंजाब का सफ़र कब किया था, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप जो है असबाब बगावत हिंद, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी चीज़ें तरतीब के साथ अदनान ने बताई है। वेरी गुड, जब आप तरतीब के साथ कोई चीज़ याद करते हैं तो आराम से याद हो जाता है। 38 38 के बाद 40, उसके बाद 41, 44, ठीक है? 47, 52, 57, इस तरह जो है अदनान ने इसको अच्छे से याद किया है, तो बहुत अच्छी बात है अदनान। इस तरह आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। हाँ, जो कोई भी लिखना चाहेगा, वो लिख सकता है अपनी नोटबुक पे, इसको जो है मेंशन कर सकता है। हाँ, तो उसके बाद हम देख लेंगे जदीदियत, हमारे निसाब में शामिल है जदीदियत। अगर आपको तरतीब के साथ लगाना होगा, जैसे कि मैंने आपको परसों भी बताया था, अगर आपको 2-3 जो है ज़ुमरे दिए जाएँगे, फिर आपको एक सही ज़ुमरा वहाँ पर चुनना होगा, आपको बताना होगा सही तरतीब। अगर आपको दिया जाएगा तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद
हल्के अरबाब ज़ौक़, अलीगढ़ तहरीक, तो रोमानवी तहरीक। बताइए मुझे तरतीब के साथ आप इसको क्या लगाएँगे? अगर इसको तरतीब के साथ लगाना होगा तो आप क्या लगाएँगे? शाबाश! शाबाश! अगर इसको तरतीब के साथ लगाना होगा, बताइए मुझे इसका जवाब आंसर कीजिए, सभी लोग देंगे इसका जवाब मुझे। शाबाश! सभी लोग जवाब देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। वेरी गुड। हाँ, तो अदनान ने पूरा आपको यहाँ पर लिख दिया है। जो है ईहाम गो तहरीक जो है उसके बाद इस्लाही ज़ुबान की तहरीक आएगा। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ तहरीक सॉरी। उसके बाद रोमानवी तहरीक अलीगढ़ के बाद रोमानवी आएगा, वेरी गुड मैंने आपको बताया था, जब हमने इसको पढ़ा था, वेरी गुड हिना, अरीबा। अलीगढ़ के बाद रोमानवी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक 1936 में और उसके बाद 1939 में हल्के अरबाब ज़ौक़, वेरी गुड। उसके बाद जदीदियत और माबाद जिद्दत, वेरी वेरी गुड। लेकिन जब भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को फिर कन्फ्यूजन होता है अलीगढ़ तहरीक से पहले वो रोमानवी तहरीक को लाते हैं, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक को लाते हैं। तो यहीं पर जो कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए। अब्दुल जवाब दीजिए। सोफिया, आप दोनों जवाब दीजिए इसका। सभी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। शाबाश! जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप जवाब में अक्सर पीछे रहते हैं। कभी भी आप टाइम पे जवाब नहीं देते हैं। हाँ, लिख लीजिए शाबाश! कॉपी किए बगैर जितना आपको आएगा उतना ही कीजिएगा। अब्दुल आपको भी बता रही हूँ मैं। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए बस। अदनान को कॉपी मत कीजिए। जो मैंने पूछा, जो 4 मैंने पूछे हैं उन्हीं को तरतीब के साथ लगाइए। कॉपी करना भी अच्छे से आता नहीं है। तो जब हम जदीदियत की बात करते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के इख्तिताम के साथ, तरक्की पसंद तहरीक का जब इख्तिताम होता है, तो कब इसका इख्तिताम होता है शाबाश? तरक्की पसंद तहरीक का? वेरी गुड, 1956 में। 8वीं जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की जाती है 1956 में, तो उसके बाद ही तरक्की पसंद तहरीक के इख्तिताम के साथ 1960 ईस्वी में जब हम बात करते हैं, 1960 ईस्वी के करीब एक रुझान सामने आता है, जिसको जदीदियत का नाम दिया जाता है। ठीक है?
आप याद रखेंगे तरक्की पसंद तहरीक के इख्तिताम के साथ 1908 ईस्वी के करीब एक रुझान सामने आता है जिसको जदीदियत का नाम दिया जाता है। 36। हीना, ये किसका जवाब दिया आपने? 1836 नहीं है, 1936 है। तरक्की पसंद तहरीक की जब हम बात करते हैं तो वो 1936 आएगा क्योंकि वो 20वीं सदी की तहरीक है। हाँ, तो तरक्की पसंद तहरीक के इख्तिताम के साथ 1960 ईस्वी के करीब एक रुझान जो सामने आता है उसका क्या नाम दिया जाता है? तो जदीदियत का नाम। ठीक है। तो जदीदियत जो है अपने अहद की जिंदगी का सामना करने और तमाम खतरात और तमाम इम्कानात बरतने का नाम है। ठीक है। और जदीदियत एक मुस्तकिल अमल है जो हमेशा जारी रहता है। तो जैसे कि आला मसरूर ने इसके बारे में क्या कहा था, उनका एक कॉल है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। ये अहम है, इसको लिख लीजिएगा। तरक्की पसंद तहरीक के इक़्तिदाम के साथ 1960 ईस्वी के करीब एक रुझान सामने आया जिसको जदीदियत का नाम दिया गया। तो जदीदियत अपने अहद की ज़िंदगी का जो है सामना करने और तमाम ख़तरात और इम्कानात बरतने का नाम है। और जदीदियत एक मुस्तकिल अमल है, ठीक है, जो हमेशा जारी जारी रहता है। इसके बाद आप लिखेंगे जो आला मसरूर का एक कॉल है, ये बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है ये। तो जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। ठीक है। जदीदियत जो है क्या है? आदमी की तलाश का नाम है। जदीद दौर में किसी भी आइडियोलॉजी जदीद दौर में किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। क्या है? आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। आज का अदीब गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। जो आज का अदीब है वो गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। वो इंसानी जिंदगी को आज़ाद न देखने और बरतने का हक मांगता है। और इसका नाम क्या है? जदीदियत है। ये आला मसरूर का कॉल है, तो बहुत ही अहम है। जदीदियत के हवाले से आप इसको याद रखेंगे। तो जब भी यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है तो इसको मैंने आते हुए हमेशा देखा है। तो जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीद दौर में किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। आज का अदीब गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। वो इंसानी जिंदगी को आज़ाद न देखने और बरतने का हक मांगता है। इसका नाम जदीदियत है। ठीक है। ये आला मसरूर का है। तो जब हम जदीदियत की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला तरक्की पसंद तहरीक के बाद इसके जो है इख्तिताम के साथ जो है 1960 ईस्वी के आसपास जदीदियत का रुझान जो है सामने आया। ठीक है। और जदीदियत जो एक रुझान है, एक रवैया है, इसका खमीर वजूदियत, ठीक है, वजूदियत और तजरीदियत से तैयार हुआ था। किससे? तजरीदियत से तैयार हुआ था। जदीदियत जो एक रुझान है या एक रवैया है, ये इसका खमीर वजूदियत और तजरीदियत से तैयार हुआ था। तो 1960 ईस्वी के लगभग जदीद जहन के अदीबों ने तरक्की पसंद मुसन्निफिन की जमात बंदी और नजरियाती वाबस्तगी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अदीब की वाबस्तगी मखसूस सियासी जमात या नजरिए से नहीं बल्कि अपनी जात से होनी चाहिए। आप इसको याद रखेंगे, जो 1960 के लगभग जो जदीद जहन के अदीब थे, उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफिन की जमात बंदी और नजरियाती वाबस्तगी के खिलाफ क्या उठाई थी? एक आवाज बुलंद की थी, आवाज उठाई थी। और उन्होंने कहा था उसमें कि अदीब की वाबस्तगी मखसूस सियासी जमात या नजरिए से नहीं बल्कि बल्कि अपनी जात से होनी चाहिए। और जदीदियत जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, ये लफ्ज जो है जदीदियत, जदीदियत जो लफ्ज है जदीद से मुश्तक है, अदबी इस्तिलाह है। इसका इतलाक 1957 के बाद के अदब पर होता है। जदीद जिसको आप मॉडर्न बोलते हैं। जदीदियत लफ्ज जदीद से मुश्तक है, एक अदबी इस्तिलाह है।
इसका इतलाक 1957 के बाद की अदब पर होता है। ठीक है। और जदीदियत की एक पहचान अलामती और इशारती असलूब है। तो बहुत ही अहम पॉइंट है ये। जो जदीदियत की एक अहम पहचान है वो क्या है? अलामती और इशारती असलूब है। ये जदीदियत की एक पहचान है। जदीदियत की एक पहचान अलामती और इशारती असलूब है। और फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद फ़र्द का शऊर ज़ात है। फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद फ़र्द का शऊर ज़ात है। और वजूदियत के फ़लसफ़े को सिमत पर रफ़्तार अता करने में किस-किसका हाथ है? शाबाश। वजूदियत के फ़लसफ़े को सिमत व रफ़्तार अता करने में का कैंट, हेगल हेगल, डेविड ह्यूम और सार्थर का अहम हिस्सा है। वजूदियत के फ़लसफ़े को सिमत व रफ़्तार अता करने में कांट, हेगल, डेविड ह्यूम और सार्थर का अहम हिस्सा है। हाँ बच्चे, हेगल, वेरी गुड। और वजूद की आम तारीफ ये है कि किसी चीज का किसी जमाने में किसी जगह पर होना, ये इस शय की वजूद से इबारत है। वजूदियत पसंद मुफक्किरीन इस तारीफ को रद्द करते हैं। इनके नजदीक वजूद से मुराद हर लम्हा कुछ होते रहना, कुछ बनते रहना। ठीक है। वजूदियत पसंद मुफक्किरीन इस तारीफ को रद्द करते हैं। उनके नजदीक वजूद से मुराद क्या है? हर लम्हा कुछ होते रहना, हर लम्हा कुछ बनते रहना। वजूद का मफहूम ये है कि वजूद का मफहूम ये है, हो ही नहीं सकता। वजूद का मफहूम, कंफ्यूज नहीं होना, वजूद का मफहूम ये है। इसको इस तरह आप लिखेंगे, वजूद का मफहूम ये है, हो ही नहीं सकता बल्कि हो रहा है। ये है, ये वो जो है मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता, बल्कि हो रहा है, बन रहा है, बनने का अमल जारी है। जब हम बात करते हैं वजूद की आम तारीफ क्या है? किसी चीज का किसी जमाने में किसी जगह पर होना, किसी जमाने में किसी जगह पर होना किसी चीज का। ठीक है। तो ये इस शय की वजूद से इबारत है। वजूदियत पसंद मुफक्किरीन इस तारीफ को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। किस तारीफ को रद्द करते हैं? किसी चीज का किसी जमाने में होना, किसी जगह पर होना। ठीक है। वजूदियत पसंद मुफक्किरीन जो है इस तारीफ को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। उनके नजदीक जो है वजूद से मुराद क्या है? हर लम्हा कुछ होते रहना। ठीक है। कुछ होते रहना, कुछ बनते रहना। ना कि किसी जमाने में कोई चीज होना, किसी जगह पर होना। ठीक है। वो नहीं, बल्कि क्या? हर लम्हा कुछ होते रहना, कुछ बनते रहना। वजूद का मफहूम ये है, हो ही नहीं सकता बल्कि हो रहा है, बन रहा है, बनने का अमल जारी है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो जब हम वजूदियत की बात करते हैं, वजूदियत का फलसफा सिर्फ आदमी या फर्द से बहस करता है। जो वजूदियत है, इसका जो फलसफा है, ठीक है, सिर्फ किसे बहस करता है? आदमी से बहस करता है, फर्द से बहस करता है, वो भी मुनफरिद आदमी से, वो भी मुनफरिद आदमी से। तो वजूदियत का फलसफा जो है सिर्फ आदमी या फर्द से बहस करता है, वो भी मुनफरिद आदमी है, वो भी मुनफरिद आदमी से। तो जदीदियत पसंद जुबान असलूब और तकनीक को मानी और मौजू से ज़्यादा अहमियत देते हैं। जदीदियत पसंद जुबान, जदीदियत पसंद असलूब की जब हम बात करते हैं, चाहे तकनीक हो, को मानने और मौजू से ज़्यादा अहमियत देते हैं। माने और मौजू से ज़्यादा अहमियत किस किस को देते हैं? जुबान को देते हैं। जो जदीदियत पसंद जुबान है, असलूब है, तकनीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत मानी और मौजू के। जदीदियत पसंद जुबान, असलूब और तकनीक को मानी और मौजू से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसको देते हैं, शाबाश। इसके बाद आप लिखेंगी, शमसुर रहमान फारूकी जो है, इन्होंने जदीदियत के बारे में क्या लिखा है? जदीदियत के सबसे बड़े हामी और इसके
रूह रवां थे शमसुर रहमान फारूकी। जदीदियत के सबसे बड़े हामी थे कौन? शमसुर रहमान फारूकी। आप मुझे बताइए माबाद जदीदियत के हामी कौन थे? माबाद जदीदियत के हामी कौन थे? जैसे कि आपने अलीगढ़ तहरीक में पढ़ा, वहां पर जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के जुल्म में जो है दबे हुए थे, वो जो है जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब हम जदीदियत की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने यही बताया था, जब मैंने आलम सरूर का वो आपको जो है वो कॉल लिखवाया, तो उसमें क्या बताया गया था, जो जदीद आदमी जो है यानी कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। इसमें जो है जब हम बात करते हैं, जदीदियत अपने अहद की जिंदगी का सामना करने और तमाम जो इसमें खतरात है, तमाम जो इसमें इम्कानात है, उसका बरतने का नाम है। यानी कि जदीदियत जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, जदीद दौर में किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। आज का जो अदीब है वो गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। ये जदीदियत की हम बात करते हैं, जो आज का अदीब है वो गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। वो इंसानी जिंदगी को आजाद न देखने और बरतने का हक मांगता है। तो यही नाम जब हम देते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम जदीदियत बोलते हैं। वेरी गुड गोपी चंद नारंग, शाबाश। तो जब हम शमसुर रहमान फारूकी की बात करते, ये जदीदियत के हामी थे। लेकिन जब हम ये जो है गोपी चंद नारंग की बात करते हैं, तो गोपी चंद नारंग जो है माबाद जदीदियत के हामी थे। लेकिन शमसुर रहमान फारूकी उसमें भी आते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि जो शमसुर रहमान फारूकी है वो माबाद जदीदियत में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हामी की जब हम बात करते हैं, इसके सरबराह, इसके रूह रवां की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर शमसुर रहमान फारूकी है, तो वहां पर गोपी चंद नारंग है। तो ये मेन चीजें हैं इन दोनों के अंदर। तो शमसुर रहमान फारूकी जो है जदीदियत के सबसे बड़े हामी है। और जदीदियत के रुझान को आम करने में, इस रुझान को आम करने में शमसुर रहमान फारूकी की ज़ेर निगरानी शाया होने वाला रिसाला, शाबाश, उस रिसाले का मुझे नाम बताइए। उस रिसाले ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। जो जदीदियत के रुझान को आम करने में शमसुर रहमान फारूकी की ज़ेर निगरानी शाया होने वाला रिसाला, उस रिसाले ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया है इस रुझान को आम करने में। वेरी गुड, शब खून, शब खून। तो कोई मुझे अब्दुल कादिर सरवरी का जो रिसाला है उसका नाम बता सकता है? जदीदियत के रुझान को आम करने में शमसुर रहमान फारूकी को की ज़ेर निगरानी शाया होने वाला रिसाला शब खून ने कलीदी किरदार अदा किया है। वेरी गुड। मखजन जो है, एक है मखजन नुकात, वो तज़किरा है, लेकिन मखजन जो है ये रिसाला है अब्दुल कादिर सरवरी का। ठीक है। उसकी जब हम उस रिसाले की बात करते हैं तो उसका जिक्र रोमानवी तहरीक में आता है, क्योंकि वेरी गुड अदनान, क्योंकि अदनान ने बता ही दिया। तो लेकिन जब हम बात करते हैं जदीदियत की, तो इसने जो है शब-ए-खून ने अहम किरदार अदा किया है इस तहरीक को आम करने में, इस रुझान को आम करने में। ये तहरीक नहीं थी, एक रुझान है। इस रुझान को आम करने में जो है शब-ए-खून जो एक रिसाला है, इसने अहम किरदार अदा किया है। लिख लीजिए, जदीदियत के रुझान को आम करने में शम्स रहमान फारूकी की ज़ेर निगरानी शाया होने वाला रिसाला शब-ए-खून ने कलीदी किरदार अदा किया है। तो जब हम बात करते हैं रोमानवी तहरीक की, उसमें जो है मखज़न ने एक अहम जो है किरदार अदा किया था। ठीक है? दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वेरी गुड अदनान। और शब-ए-खून के साथ-साथ, यानी इस रिसाले के साथ-साथ, कलाम हैदरी की इदारत में निकलने वाला रिसाला आहंग आहंग ने भी जदीदियत के रुझान को आम करने में एक अहम किरदार अदा किया है। शब-ए-खून के साथ-साथ एक और रिसाला है जिसने इस रुझान को आम करने में एक अहम किरदार अदा किया है। उस रिसाले का क्या नाम है? आहंग। शब-ए-खून के साथ-साथ कलाम हैदरी की इदारत में निकलने वाला रिसाला आहंग ने भी जदीदियत के रुझान को आम करने में एक अहम रोल अदा किया था। शब खून के साथ-साथ आप आहंग का भी नाम याद रखेंगे। दोनों रिसालों ने क्या किया था? इस रुझान को आम करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था। कुछ मेन चीज़ें हैं इनमें से, जैसे कि ये रिसाला है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी जदीदियत की एक अहम पहचान क्या है? अलामती है, अलामती असलूब है, इशारती असलूब है। ठीक है?
ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, यानी कि शम्स रहमान फारूकी इस रुझान के हामी थे, इस जदीदियत के हामी थे। अहम पॉइंट है ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है? और जब हम बात करते हैं जदीदियत जो है, लिख लीजिए, शाबाश, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी ने लिख लिया? फिर आगे बढ़ते हैं। ये आला मसरूर का ये कॉल आप लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम है। शाबाश! जब हम जदीदियत पसंद शुअरा को देखते हैं, उनमें हम देखते हैं शम्स रहमान फारूकी का, तो इनका नाम तो ऊपर ही आएगा क्योंकि ये हामी थे इस रुझान के, इस जदीदियत के। तो इसके अलावा अहमद फराज थे। अहमद फराज के साथ-साथ वज़ीर आगा थे। कुछ अहम नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे, लिख लीजिए। निदा फ़ाज़ली है, निदा फ़ाज़ली, शम्सुर रहमान फारूकी है, अहमद फराज है। क्योंकि ये जदीदियत है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे शुअरा आएँगे, जो पुराने वाले हैं यहाँ पर जो है, वो कम ही दिखाई देंगे आपको। क्योंकि ये जदीदियत पसंद शुअरा हैं। शहरयार इसमें आएँगे, तो मुझे बताइए शहरयार का इंतकाल कब हुआ था? शाबाश! बताइए शहरयार का इंतकाल कब हुआ था? खलीलुर रहमान आज़मी हैं, वज़ीर आगा है, बताइए शाबाश! बशीर बद्र है, बशीर बद्र है, नासिर काज़मी है। शहरयार की वफ़ात मुझे बताइए कोई, शाबाश! 2012। सभी लोग जवाब देंगे मुझे इसका? क्योंकि पहले ही हमने बात की है, जदीदियत जो है ये रुझान कब सामने आया था? तो 1960 के आस-पास। इसमें जो भी शुअरा होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जदीद ही होंगे। उनकी पैदाइश और वफ़ात जो है, वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं होगी, पुराने भी नहीं होंगे शुअरा। बताइए मुझे, शहरयार की वफ़ात बताइए मुझे, इनका इंतकाल कब हुआ था? तो जदीदियत पसंद शुअरा में किस-किस का नाम अहम है? खलीलुर रहमान इसमें आते हैं, जदीदियत पसंद शायर है ये, अहमद फराज है, बशीर बद्र है, शम्स रहमान फारूकी है, निदा फ़ाज़ली है, वज़ीर आगा है, ठीक है? ये नाम आप याद रखेंगे, शहरयार भी है। सभी लोग मुझे बताइए शहरयार की वफ़ात मुझे बताइए। शाबाश! सब लोग जवाब देंगे। ये जदीदियत के रुझान की हौसला अफ़ज़ाई करने में किसका नाम अहम है? आला मसरूर। जो आला मसरूर है, उन्होंने जदीदियत के रुझान को हौसला अफ़ज़ाई करने में एक नाम जो है, एक अहम नाम उनका है। वेरी गुड, 2012। शाबाश! तो जदीदियत के रुझान की हौसला अफ़ज़ाई करने में आला मसरूर का नाम सरफ़हरिस्त है, और जदीदियत और अदब पर आला मसरूर ने एक सेमिनार कराया था। जदीदियत और अदब पर जदीदियत और अदब पर आला मसरूर ने एक सेमिनार कराया था। और उर्दू में हयाती तनकीद की बुनियाद किसने रखी थी? उर्दू में हयाती तनकीद की बुनियाद किसने रखी थी? मसूद हुसैन खान ने। मसूद हुसैन खान ने उर्दू में हयाती तनकीद की बुनियाद रखी है। आला मसरूर का नाम आप देखेंगे जद्दियत में बहुत ही अहम है। इससे पहले मैंने जो अक़वाल जो है कॉल लिखवाया, बहुत ही अहम है। और जदीदियत के रुझान को हौसला अफ़ज़ाई करने में भी आला मसरूर का नाम सरफ़हरिस्त है। या जदीदियत और अदब पर आला मसरूर ने एक सेमिनार भी कराया था। तो आप इसको याद रखेंगे। उर्दू में हयाती तनकीद की बुनियाद जो है किसने रखी है? तो मसूद हुसैन खान ने रखी है। तो आप नाम याद रखेंगे, कभी-कभी आपको ज़ुमरों में दिया जाएगा जदीदियत की जो शुअरा है, जदीदियत पसंद शुअरा, उनको पहचानिए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गलती से भी आप इस क्वेश्चन को जो है
आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जो भी जदीदियत है, इसका जो है कयाम कब अमल में आया था, इसको जो है सॉरी जब हम जदीदियत की बात करते हैं, इसका रुझान कब सामने आया था, तो सभी सभी को पता है 1960 के आसपास। लेकिन जो भी 1960 से पहले पहले होंगे, आपको जब भी जो है शुअरा की पैदाइश वफात याद होगी, तब भी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है शहरियार 2012 में इनका इंतकाल हुआ था। ये भी इसके अंदर आते हैं। वजीर आगा, ठीक है, या वजीर आगा के अलावा मैंने नासिर काजमी का नाम लिया, या शम्सुर रहमान फारूकी है, तो शम्सुर रहमान फारूकी का इंतकाल 2020 में हुआ था, ठीक है ना। तो बताइए मुझे, गोपी चंद नारंग का इंतकाल कब हुआ था? अगर आपको इनकी पैदाश वफात याद होगी, तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हल कर सकते हैं, आपको आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। बताइए, गोपी चंद नारंग का इंतकाल कब हुआ था? शमसुर रहमान फारूकी का 2020 में हुआ था, 25 सितंबर कुछ के आसपास, ऐसा ही कुछ है। तो 2022 में जो है गोपी चंद नारंग का भी इंतकाल हुआ था, तो शमसुर रहमान का 2020 में। हाँ, यहाँ तक सभी ने लिख लिया। इसके बाद आप लिखेंगे जदीदियत के मुतालिक कुछ जो है ख्यालात, कुछ आरा ख्यालात आप लिखेंगे। जदीदियत के मुतालिक मुख्तलिफ उदबा व नाकिदीन के आरा ख्यालात, जैसे आपने आला मसरूर का लिख लिया। आज का अदीब किसी नज़रिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वो इंसानी ज़िंदगी को आज़ाद देखने और बरतने का हक मांगता है, और इसका नाम क्या है? जदीदियत है। इसके बाद लिख लीजिए। शाबाश। नेक्स्ट लिख लीजिए। आल मसरूर जो है, बकौल आल मसरूर, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, जो मैंने अभी ही बोला पहले ही, जदीद दौर में किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। ये भी आलम मसरूर का ही है। और इसके बाद आप लिखेंगे शम्सुर रहमान फारूकी। शम्सुर रहमान फारूकी तमाम फलसफों और नज़रियों की, शम्सुर रहमान फारूकी तमाम फलसफों और नज़रियों की हदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं। जो शम्सुर रहमान फारूकी है, तमाम फलसफों और नज़रियों के हदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं। ये शम्सुर रहमान फारूकी का है। और इसके बाद आप लिखेंगे, नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिया सभी ने। जदीदियत मासिराना, जदीदियत मासिराना हकीकतों में, हकीकतों में नई बसीरत और नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। ये मोहम्मद हसन का है, मोहम्मद हसन का है। जदीदियत मासिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। मैं यहाँ पर दो चार बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के हवाले से, उनको आप याद रखेंगे। जैसे कि आला मसरूर की ये दो है, इनको आप याद रखेंगे। एक तो आदमी की तलाश का नाम है जदीदियत, और इसके अलावा मैंने जो बोला कि आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और शमसुर रहमान फारूकी का जो मैंने बोला, ये भी आप याद रखेंगे, और मोहम्मद हसन का, ये चारों आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है, ठीक है। जदीदियत मासिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। तो वैसे जब हम देखते हैं तो दिल्ली कॉलेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार आपको जो है दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान दिल्ली से कुछ जुमरे दिए जाते हैं उनकी खसूसियतों के हवाले से, और कभी कभी फोर्ट विलियम कॉलेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, या हल्के अरबाब ज़ौक़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी, या अंजुमन पंजाब लाहौर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी चीज़ें माबाद जदीदत और जदीदत के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर आप जो है इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। शम्सुर रहमान फारूक का रिपीट कीजिए। चलिए बच्चे लिख लीजिए। शम्सुर रहमान फारूकी तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हदूद तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हदूद तोड़ने का नाम जदीदत बताते हैं। शम्सुर रहमान फारूकी तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हदूद तोड़ने का नाम जदीदत बताते हैं। लिख लिया? तो माबाद जदीदत आप सभी को पता है, ये जदीदत के बाद का दौर है। जदीदत का जो है ये रुझान सामने आया था 1960 के करीब आस-पास, तो उसके बाद जब हम बात करते हैं, माबाद जदीदत आता है। माबाद जदीदत का दौर आता है जदीदत के बाद, उसको हम बोलते हैं माबाद जदीदत। जो जदीदत के बाद जो दौर आता है, उसी को हम बोलते हैं माबाद जदीदत। तो कल हम माबाद जदीदत के बारे में पढ़ेंगे और कल ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और आप मुझे बताएँगे उसके बाद हम कौन-सा यूनिट पढ़ेंगे? शाबाश! कल हम इस यूनिट को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो इसके साथ-साथ मुझे बताएँ इसके अलावा नज़्म यानी कि यूनिट नंबर 4, तो अगर हो सका तो कल इसके साथ-साथ हम नज़्म का फ़न भी पढ़ेंगे, ठीक है? नज़्म का फ़न और कल माबाद जदीदत को हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद उसको भी जो है उसका बहुत सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का भी। हाँ, तो सैटरडे के दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसको आप याद रखेंगे। तो मेरे ख़्याल से हम यूनिट नंबर 3 का फ़िलहाल ये टेस्ट करेंगे क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट संडे हम फिर 2 यूनिट्स का टेस्ट करेंगे। सैटरडे के दिन यूनिट नंबर 3 का ही टेस्ट होगा। आपका रिज़ल्ट फिर कुछ ख़ास ख़ास नहीं आता है, तो याद रखिएगा यूनिट नंबर 3 का हम टेस्ट करेंगे सैटरडे के दिन। नेक्स्ट सैटरडे जो आएगी तो उसके जो है उस सैटरडे को हम हाँ, ओनली गज़ल का। उसके बाद हम 2 जो नेक्स्ट सैटरडे आएगी उसको हम 2 यूनिट्स का टेस्ट लेंगे। यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 8 का। तो फिर 9 और 4 का हम एक साथ लेंगे। तैयार रहेगा सैटरडे के दिन यूनिट नंबर 3 का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस आपको होंगे टेस्ट में। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट भी उठाएँगे, यूनिट नंबर 4। चलिए फिर आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए? कहीं पे अगर कुछ बताना हो तो बताइए? अगर कहीं पे लिखना बाकी है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, मोहम्मद हसन का लिखना बाकी है आपको अब्दुल? लिख लीजिए। जदीदियत मासिराना हकीकतों और जदीदियत मासिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। जदीदियत मासिराना इस तरह लिख लीजिए। जदीदियत मासिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। कल मुझे भेज देंगे क्योंकि कल हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कल आपको पॉसिबल होगा तो कल ही आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर कल नहीं तो परसों भी आप भेज सकते हैं, कल या परसों, ठीक है? तो इस यूनिट का मुझे आप भेजेंगे मेल करके। कल हम क्लास करेंगे, क्लास के बाद आप मुझे शाम को वो भेजेंगे नोट्स इस यूनिट के। अगर किसी का कल पॉसिबल नहीं होगा तो वो परसों भी भेज सकता है। इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं, मैंने पहले ही बोला था।
नोट्स में साथ-साथ चेक करूँगी अब। ठीक है? कल हम क्लास लेंगे तो परसों शाम तक सभी लोग मुझे इस यूनिट की जो नोट्स है वो सेंड कर देंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।